प्लांट एनाटॉमी का नेक्स्ट लेक्चर है परमानेंट टिश्यूज, स्क्लेरेनकाइमा, स्थायी ऊतक, दृढ़ोतक। तो स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ोतक जो है वो एक प्रकार का सिंपल परमानेंट टिश्यू है या सरल स्थायी ऊतक है। तो इसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो ग्रीक भाषा में दो शब्द होते हैं, एक तो है स्क्लेरोस और दूसरा है एनकाइमा। स्क्लेरोस का मतलब है हार्ड एंड डेड यानी कठोर व मृत, और एनकाइमा का मतलब है डिपोजिशन यानी जमाव। तो इसका मतलब कठोर और मृत पदार्थ का जमाव होता है। अब ये जो कठोर और मृत पदार्थ है यानी हार्ड और डेड सब्सटेंस जो होता है ये क्या होता है? लिग्निन, इसको बोलते हैं लिग्निन। अब ये लिग्निन का जो जमाव है वो होता कहाँ पर है? जो द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिकाओं के अंदर या प्लांट सेल्स के अंदर, जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसके ऊपर लिग्निन का जमाव होता है। लिग्निन जल के लिए क्या होता है? अपारगम्य होता है या इम्परमेबल होता है वाटर के लिए। इसीलिए जो प्रोटोप्लाज्म है या जीव द्रव्य है वो नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं? डेड हो जाती हैं या मृत हो जाती हैं। तो इस प्रकार जो स्क्लेरेनकाइमा है वो एक प्रकार का डेड टिश्यू है या मृत ऊतक है। अब अगर अपने दृढ़ोतक कोशिका की सामान्य संरचना की बात करें या जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल की बात करें, तो हर एक जो दृढ़ोतक कोशिका है या स्क्लेरेनकाइमा सेल है उसकी आकृति या शेप कैसी होती है? तरकुनुमा, या इसको बोल देते हैं स्पिंडल शेप्ड। और अगर हम इसका अनुप्रस्थ काट काट देते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन काट देते हैं, तो ये एंगुलर या कोणाकार दिखाई देती है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये एक कोशिका है। इस सेल के अंदर इसकी शेप अगर अपने देखें तो इस प्रकार से स्पिंडल शेप्ड या तरकुनुमा इसकी आकृति होती है। सबसे बाहर की तरफ क्या होता है इसका? 1 डिग्री सेल वॉल यानी प्राथमिक कोशिका भित्ति या प्राइमरी सेल वॉल इसको बोल देते हैं। उसके बाद इसके अंदर की तरफ होती है 2 डिग्री सेल वॉल या द्वितीयक कोशिका भित्ति या सेकेंडरी सेल वॉल भी बोल देते हैं। अब इस सेकेंडरी सेल वॉल पर लिग्निन का जमाव हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसे हो जाती है? लिग्निफाइड हो जाती है या लिग्नीकृत हो जाती है, ठीक है। और फिर इसके अंदर की तरफ बिल्कुल एम्प्टी स्पेस होता है, खाली स्थान होता है, क्योंकि इसका जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म है वो नष्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल एम्प्टी या खाली हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूमन या गुहा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये एक सेल है जो कि स्पिंडल शेप्ड या तरकुनुमा हमें दिखाई देती है। अगर अपने इसका अनुप्रस्थ काट काट दें तो इस प्रकार से हमें एंगुलर या कोणाकार दिखाई देगी, ठीक है। तो यह है एंगुलर शेप या कोणाकार आकृति जो कि हमें टीएस या अनुप्रस्थ काट के अंदर दिखाई देती है। अब अपने बात करते हैं कि जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं वो कितने टाइप की होती हैं या दृढ़ोतक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जो लिग्निन है उसका जमाव किस प्रकार से हो रहा है, इस आधार पर जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं वो दो प्रकार की होती हैं या दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो है स्क्लेरिड्स या जिनको स्टोन सेल्स भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा के अंदर, और दूसरे होते हैं फाइबर्स। तो सबसे पहले हम लोग स्क्लेरिड्स या स्टोन सेल्स की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है? जो द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है या जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसके अंदर की तरफ या उसके इनवार्ड जो लिग्निन का डिपोजिशन है या लिग्निन का जमाव है वो केवल एक लेयर की फॉर्म में होता है या एक परत के रूप में होता है, ठीक है। तो आपको केवल एक ही लेयर दिखाई देगी लिग्निन की, जो कि सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर की तरफ जिसका जमाव होता है, ठीक है। तो इससे होगा क्या? जो ल्यूमन है या गुहा है वो काफी बड़ी रह जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो कोशिका है वो क्या कहलाती है? स्क्लेरिड या स्टोन सेल कहलाती है। तो ये नॉर्मल स्क्लेरेनकाइमा सेल ही होती है। तो देख सकते हो आप ये एक सेल है और ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट है जो कि एंगुलर या कोणाकार दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो इसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल यानी प्राथमिक व द्वितीय कोशिका भित्ति ही दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जो द्वितीय कोशिका भित्ति है वो लिग्निफाइड होती है, जिसमें लिग्निन की एक ही लेयर या एक ही परत का जमाव इसमें होता है, ठीक है। टीएस या ट्रांसवर्स सेक्शन में भी हम लोग एक ही लेयर या एक ही परत के रूप में इसे देख सकते हैं। उसके बाद
ये जो स्क्लेरिड्स हैं इनको फिर आगे क्लासिफाई किया गया है किस आधार पर, शेप के आधार पर या आकृति के आधार पर। तो ये 5 प्रकार की होती हैं, ब्रैकिस्क्लेरिड्स, मैक्रोस्क्लेरिड्स, ऑस्टियोस्क्लेरिड्स, एस्टीरोस्क्लेरिड्स एंड ट्राइकोस्क्लेरिड्स। तो सबसे पहले अगर हम ब्रैकिस्क्लेरिड्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं या कठोर होती हैं बहुत अधिक, ठीक है। और इन्हें हम लोग कॉमन लैंग्वेज के अंदर या सामान्य भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोन सेल्स भी कह देते हैं। तो यही स्टोन सेल्स होती हैं जिनको ब्रैकिस्क्लेरिड्स के नाम से जाना जाता है। तो इनका अगर अपने ट्रांसफर सेक्शन देखें तो ये बिल्कुल नॉर्मल एंगुलर शेप या कोणाकार दिखाई देती है, जैसे कि नॉर्मल जो स्क्लेरिड होती है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो ये यूनिवर्सल होती है या सर्वव्यापी होती है। इसका मतलब जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सभी प्लांट्स के अंदर या पौधों के अंदर ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल या सर्वव्यापी होती है। दूसरा टाइप है मैक्रोस्क्लेरिड्स। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा या लार्ज। तो इसका जो साइज या आकार है वो काफी बड़ा होता है, वेरी लार्ज साइज होता है इसका। और इनकी जो अरेंजमेंट है, इनकी कोशिकाओं की या सेल्स की जो व्यवस्था है वो खंभ उत्तक के समान होती है। यानी जो पेलिसेड टिश्यू होता है, पेलिसेड टिश्यू कहाँ होता है, लीफ के अंदर या पर्ण के अंदर। तो उसमें कोशिकाएं जो होती हैं उसकी वो एक रेखा के अंदर या एक लाइन के अंदर एक दूसरे के साथ सटी हुई रहती हैं और व्यवस्थित रहती हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से इसमें भी जो स्क्लेरिड्स हैं उनकी अरेंजमेंट होती है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो इस प्रकार से जो स्क्लेरिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ पेलिसेड उत्तक के समान या खंभ उत्तक के समान एक दूसरे के साथ एक लेयर में या एक परत के रूप में उपस्थित हैं, ठीक है। और इनका साइज या आकार भी काफी बड़ा होता है। एग्जाम्पल या उदाहरण की बात करें तो जो सीड्स होते हैं या बीज होते हैं, ठीक है, वो काफी हार्ड या कठोर होते हैं। हम लोग उनको आसानी से दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। किस वजह से, क्योंकि इनकी जो वॉल होती है या भित्ति होती है बीजों की, उनमें ये मैक्रोस्क्लेरिड्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो बीजों के अंदर जो कठोरता या हार्डनेस होती है वो इन मैक्रोस्क्लेरिड्स की वजह से ही होती है। इसके अलावा मैक्रोस्क्लेरिड्स और भी कहीं पाई जाती हैं। मार्सिलिया, मार्सिलिया क्या है भी, एक फर्न है जो कि टेरिडोफाइटा प्लांट ग्रुप के अंदर आता है। तो मार्सिलिया पौधे में एक जनन संरचना या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प की जो भित्ति होती है या वॉल होती है वो 4 लेयर्स की बनी होती है या 4 परतों की बनी होती है। और इन परतों के अंदर या इन लेयर्स के अंदर मैक्रोस्क्लेरिड्स ही पाई जाती हैं, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख रहे हो ये एक स्पोरोकार्प का डायग्राम है, मार्सिलिया की स्पोरोकार्प है। इसके अंदर ये जो वॉल या भित्ति दिखाई दे रही है आपको, ये किसकी बनी होती है, मैक्रोस्क्लेरिड्स की ही बनी होती है। उसके बाद तीसरा टाइप है ऑस्टियोस्क्लेरिड्स। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन या अस्थि। तो इसका मतलब इनकी जो आकृति है या शेप है वो कैसी है, अस्थिनुमा है या बोन शेप्ड है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो भी बोन कैसी होती है, बिल्कुल बीच में से या मध्य में से क्या होती है, मिडल में से बिल्कुल नैरो होती है, पतली होती है। और दोनों सिरों से या दोनों एंड से क्या होती है, ब्रॉड होती है या चौड़ी होती है। तो बिल्कुल अस्थि के समान ये दिखाई दे रही है, बोन लाइक दिख रही है ये, ठीक है। इसको बोल देते हैं ऑस्टियोस्क्लेरिड। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण के लिए नाशपाती आपने खाई होगी जिसको पियर बोल देते हैं। तो नाशपाती या पियर जो होती है वो उसके अंदर कुछ कठोरता होती है या हार्डनेस होती है, ठीक है। तो वो किस वजह से होती है, ऑस्टियोस्क्लेरिड्स की वजह से ही होती है। इसके अलावा आपने अखरोट खाया होगा। अखरोट जो होता है उसके बाहर का हार्ड पार्ट जो होता है ना, जिसको हम लोग तोड़कर उसके अंदर से अखरोट को निकालते हैं, ठीक है। तो उसका जो कवच है या बाहरी भाग होता है जिसको हम लोग तोड़ते हैं, उसमें कठोरता या हार्डनेस जो है वो किस वजह से होती है, इन ऑस्टियोस्क्लेरिड्स की वजह से ही होती है। तो ये एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं ऑस्टियोस्क्लेरिड्स में। नेक्स्ट टाइप आता है एस्टीरोस्क्लेरिड्स, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, एस्टर, एस्टर का मतलब होता है स्टार या तारा। तो इसका मतलब इनकी जो आकृति है वो कैसी होगी, तारेनुमा या स्टार शेप्ड होती है। तो आप देख सकते हो डायग्राम में आप लोग, ये बहुत सारी एस्टर्स निकली हुई हैं, बहुत सारी रेज निकली हुई हैं, और ये किस प्रकार दिख रहा है, एक स्टार शेप्ड या तारेनुमा दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको 2 ही प्लांट्स के नाम ध्यान में रखने हैं, एक तो है निलंबियम और दूसरा है निम्फिया। निलंबियम की बात करें तो इसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर या सामान्य भाषा में लोटस बोल देते हैं, या हिंदी में इसको कमल भी बोल दिया जाता है। तो लोटस या कमल जो है
वो इंडिया का नेशनल फ्लावर है या भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है। दूसरा निम्फिया की बात कर लेते हैं, तो इसको हम लोग कुमुदनी भी बोल देते हैं हिंदी भाषा के अंदर। तो ये दोनों के दोनों जो हाइड्रोफाइट्स हैं या जलोदविद पौधे हैं, इनके राइजोम में या प्रकंद के अंदर एस्टीरोस्क्लेरिड्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है ट्राइकोस्क्लेरिड्स। ठीक है, तो इसमें आकृति जो है या जो शेप है वो तो स्टार शेप्ड ही होती है या तारेनुमा ही होती है, लेकिन हर एक जो रे होती है वो या हर एक जो एस्टर होती है वो शीर्ष पर या एपेक्स पर बाइफिड होती है या द्विशाखित होती है। इसका मतलब आगे से वो दो शाखाओं के अंदर विभाजित होती है। तो इस डायग्राम में देख सकते हो हर एक जो रे है या एस्टर है वो आगे से दो शाखाओं के अंदर विभाजित है और इसकी जो शेप है वो स्टार शेप्ड या तारेनुमा है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो अदर हाइड्रोफाइट्स हैं या जलोदविद पौधे होते हैं उनमें इस प्रकार की स्क्लेरिड्स पाई जाती हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का दूसरा टाइप है फाइबर्स। तो फाइबर्स या तंतु क्या होते हैं? इन कोशिकाओं के अंदर जो द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है या सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसके अंदर की तरफ लिग्निन का डिपोजिशन होता है या लिग्निन का जो जमाव होता है वो कई परतों के रूप में होता है। बहुत सारी परतें होती हैं, बहुत सारी लेयर्स बनती हैं किसकी? लिग्निन की। और ये जो परतें हैं या लेयर्स हैं ये कैसी होती हैं? सकेंद्रीय होती हैं यानी कॉन्सेंट्रिक होती हैं। इनका जो सेंटर है वो एक ही रहता है। ठीक है, इससे होता क्या है, जो ल्यूमन है या गुहा है वो बहुत छोटी हो जाती है या वेरी स्मॉल रह जाती है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो भी ये एक सेल है या एक कोशिका है जो कि स्पिंडल शेप्ड है और इसके अंदर इसमें सबसे बाहर की तरफ क्या है? प्राथमिक सेल, प्राथमिक कोशिका भित्ति या प्राइमरी सेल वॉल है। और फिर ये पिंक कलर की आपको लेयर्स दिख रही होंगी, 1 2 3 3 लेयर्स दिख रही होंगी। तो ये 3 लेयर्स किसकी हैं? ये लिग्निन की लेयर्स हैं। ठीक है, इनकी वजह से ये टीएस के अंदर ट्रांसफर सेक्शन में भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको 4 लेयर्स दिख रही होंगी पिंक कलर की। ठीक है, तो ये 3 या 4 या उससे भी ज़्यादा लेयर्स जो हैं वो लिग्निन की हो सकती हैं। इनकी वजह से क्या होता है, अभी जो ल्यूमन है या जो गुहा है वो बहुत छोटी रह जाती है, स्मॉल साइज की रह जाती है। ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन के अंदर या तो आप इस प्रकार से इसको शो कर सकते हो लेयर्स के रूप में, या फिर इसको आप बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा आपको क्या करना है, सर्कल लगा देना है ट्रांसफर सेक्शन के अंदर। इस प्रकार से आप लोग एक फाइबर को या एक तंतु को प्रदर्शित कर सकते हो। अब ये जो फाइबर्स हैं वो आगे फिर दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किए गए हैं या वर्गीकृत किए गए हैं। किस आधार पर? स्थिति के आधार पर या पोजीशन के आधार पर, कि ये प्लांट के अंदर या पौधे के अंदर किस जगह पर या किस प्लेस पर स्थित होते हैं। तो सबसे पहला टाइप इसमें है जाइलरी फाइबर्स और दूसरा टाइप है एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। तो सबसे पहले हम लोग जाइलरी फाइबर्स की बात करें तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं? जाइलम के अंदर। जाइलम क्या है? एक तरह का जटिल उत्तक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसका मेन काम क्या होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर यानी जल का संवहन करना। अब ये जो जाइलरी फाइबर्स हैं ये जाइलम के अंदर होते हैं और ये केवल और केवल आवर्तबीजी पौधों में ही पाए जाते हैं, यानी कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं जिसमें मोनोकोट्स आ गया, डाइकोट्स आ गया, यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे आ गए। ठीक है, और इनको किस नाम से जाना जाता है? जाइलरी फाइबर्स के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, जो अदर प्लांट्स होते हैं या लोअर प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर आता है टेरिडोफाइटा और दूसरा है अनावर्त बीजी जो पौधे होते हैं यानी जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं, इन पौधों के अंदर या प्लांट्स के अंदर जाइलरी फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं या एब्सेंट होते हैं, तो इनका पूर्णतः अभाव इनके अंदर होता है। दूसरे हैं एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त या बाहर, जाइलरी का मतलब जाइलम। तो ऐसे फाइबर्स जो जाइलम के बाहर पाए जाते हैं, किसी अन्य उत्तक के अंदर या अन्य टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब फिर इनको आगे फिर से 3 कैटेगरीज के अंदर या 3 प्रकारों के अंदर क्लासिफाई किया गया है। किस आधार पर? स्थिति या पोजीशन के आधार पर। तो सबसे पहला फ्लोएम फाइबर्स, इनको हम लोग पॉपुलरली या फेमसली हम लोग इनको बास्ट फाइबर्स भी कहा जाता है इनको। दूसरा टाइप है कॉर्टिकल फाइबर्स और तीसरा है पेरीवास्कुलर फाइबर्स। तो सबसे पहले फ्लोएम फाइबर्स की बात कर लेते हैं जिनको बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। तो ये फ्लोएम के अंदर उपस्थित होते हैं। फ्लोएम क्या है भी? एक तरह का जटिल उत्तक है या कॉम्प्लेक्स टिश्यू है।
ठीक है, जिसका मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल या जो भोजन है उसका परिवहन करना। यहाँ पे बास्ट का मतलब क्या होता है, द्वितीयक फ्लोएम या सेकेंडरी फ्लोएम। इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि के पश्चात ही इस बास्ट का निर्माण होता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो ये जो फ्लोएम फाइबर्स हैं ये केवल और केवल एंजियोस्पर्म प्लांट्स यानी आवर्तबीजी पौधों में ही पाए जाते हैं। बाकी जो लोअर प्लांट्स हैं यानी टेरिडोफाइटा एंड अनावर्तबीजी जो पौधे हैं यानी टेरिडोफाइट्स एंड जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं, उनके अंदर इनका पूर्णतया अभाव होता है, यानी कि ये एब्सेंट होते हैं। दूसरा टाइप है कॉर्टिकल फाइबर्स। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये फाइबर्स कहाँ पर पाए जाते हैं, कॉर्टेक्स के अंदर या वल्कुट के अंदर ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो ये यूनिवर्सल टाइप के फाइबर्स होते हैं या सर्वव्यापी प्रकार के तंतु होते हैं, क्योंकि ये जितने भी वास्कुलर प्लांट्स होते हैं या जितने भी संवहनी पौधे होते हैं, तो 3 ग्रुप्स हैं संवहनी पौधों के, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, या हिंदी में कहें तो टेरिडोफाइटा, अनावर्तबीजी व आवर्तबीजी। तो इन तीनों प्लांट ग्रुप्स के अंदर जो कॉर्टिकल फाइबर्स हैं पाए जाते हैं कॉर्टेक्स के अंदर या वल्कुट के अंदर। तीसरा टाइप है पेरीवास्कुलर फाइबर्स। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, पेरी का मतलब होता है चारों ओर या अराउंड, वास्कुलर का मतलब यहाँ पे संवहन पूल से है या वास्कुलर बंडल से है। तो इसका मतलब ये जो फाइबर्स हैं वो संवहन पूल के चारों ओर पाए जाते हैं या वास्कुलर बंडल के अराउंड जो है वो पाए जाते हैं। अब प्रत्येक जो संवहन पूल होता है या वास्कुलर बंडल होता है उसके चारों ओर किस रूप में पाए जाते हैं, ये पूल आच्छाद के रूप में पाए जाते हैं, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बंडल शीथ। ठीक है, तो ये जब हम अनुप्रस्थ काट काटते हैं तने का या पत्ती का, तो उसके अंदर हमें ये दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए या एग्जाम्पल के लिए बात करें तो ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं, ये केवल और केवल मोनोकोट प्लांट्स जो होते हैं, एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनमें पाए जाते हैं, और उनमें भी ये तने व पर्ण में ही पाए जाते हैं, यानी स्टेम एंड लीफ में ही आपको देखने को मिलेंगे, रूट के अंदर ये नहीं पाए जाएंगे। अब एक नोट है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, सबसे लंबे तंतु, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट जो फाइबर होता है वो कौन से पौधे के अंदर पाया जाता है, तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है बोहमीरिया नीविया। तो इस पौधे के जो फाइबर्स होते हैं या तंतु होते हैं वो सबसे लंबे होते हैं। इनकी लंबाई कितनी होती है, 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं ये। और इन्हें इन्हें क्या कहा जाता है ये भी पूछा जा सकता है, तो इनको बोलते हैं हम लोग रेमी फाइबर्स। तो रेमी फाइबर्स के नाम से ये मशहूर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे तंतुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स। तो दो तरह के तंतु होते हैं, एक तो है जाइलम तंतु या जाइलम फाइबर्स, और दूसरे होते हैं फ्लोएम तंतु या फ्लोएम फाइबर्स। जाइलम तंतुओं की बात करें तो ये काफ़ी हार्ड होते हैं या कठोर होते हैं, और ये कहाँ पर होते हैं, वुड के अंदर यानी जाइलम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो वुड को या कास्ट को ये कठोरता प्रदान करते हैं या हार्डनेस प्रदान करते हैं। ठीक है, तो जो लकड़ी के अंदर या वुड के अंदर हार्डनेस होती है या कठोरता होती है वो किस वजह से होती है, इन जाइलम तंतुओं की वजह से या इन जाइलम फाइबर्स की वजह से ही होती है। ठीक है, हमारा जो फर्नीचर बनता है वो किसका बना होता है, ज़्यादातर लकड़ी का या वुड का बना होता है, तो इसीलिए हमारा जो फर्नीचर है वो काफ़ी मजबूत होता है या स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स की बात करें तो ये कुछ नरम होते हैं या सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका उपयोग हम लोग करते हैं किसके लिए, बोरियां बनाने के लिए, है ना, बैग्स जो बनते हैं, इसके अलावा रस्सियां बनाने के लिए, जो थ्रेड्स बनाते हैं, चटाइयां बनाने के लिए इनका जो उपयोग है वो किया जाता है। तो ये आर्थिक महत्व के अंदर या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं फॉल्स फाइबर्स या कूट तंतु। तो कुछ तंतु ऐसे भी होते हैं जो फॉल्स टाइप के होते हैं या असत्य प्रकार के होते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के फाइबर्स हम लोग पढ़ेंगे, एक तो है कॉटन फाइबर्स या जिनको कपास तंतु भी बोल देते हैं हिंदी में, और दूसरे हैं कोकोनट फाइबर्स या जिनको नारियल तंतु भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कपास तंतु की या कॉटन फाइबर्स की। तो ये जो तंतु हैं वो लिग्निन के नहीं बने होते, बल्कि किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, जो कॉटन या कपास के बीज होते हैं उनकी बीज की सतह से। ठीक है, जो बीज चोल होता है उसकी जो बाहरी सतह होती है या आउटर सरफेस होती है सीड कॉट की, वहां से आउटग्रोथ्स के रूप में या अतिवृद्धियों के रूप में ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है,
अब ये जो सेलुलोज होती है इसके अंदर अंतः शोषण की सबसे कम क्षमता होती है। अंतः शोषण क्या होता है भाई, इसको इम्बिबिशन बोल देते हैं। ठीक है, कोई भी जो पदार्थ है वो जल को अपनी सतह के ऊपर या वाटर को अपनी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करके अगर उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, अगर वो फूल जाता है, तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, इम्बिबिशन या अंतः शोषण। तो सेलुलोज के अंदर सबसे कम क्षमता होती है या बहुत ही लीस्ट कैपेसिटी होती है इम्बिबिशन की। ये अपने अणुभार का या मॉलिक्यूलर वेट का 1 to 2 टाइम वाटर ही धारण कर सकती है, 1 से 2 गुना जल ही अपने अणुभार का ये ग्रहण कर सकती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक केमिकल होता है जिसका नाम है अगार अगार। अगार अगार में इम्बिबिशन या अंतः शोषण की सबसे अधिक क्षमता होती है। हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ इम्बिबिशन किसमें होती है, अगार अगार के अंदर होती है। ये अपने अणुभार का या मॉलिक्यूलर वेट का 99 टाइम जो वाटर है वो ग्रहण कर सकता है या धारण कर सकता है। तो अपने अणुभार का 99 गुना जो जल है वो ये धारण कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस रसायन का या इस केमिकल का यूज करते हैं संवर्धन माध्यम बनाते समय, या जो कल्चर मीडियम बनाया जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर या पादप उत्तक संवर्धन में, तो उस टाइम पे हम लोग अगार अगार को संवर्धन माध्यम में मिलाते हैं। जब तक ये संवर्धन माध्यम गर्म रहेगा तब तक तो माध्यम जो है वो द्रव अवस्था के अंदर रहता है, लेकिन जैसे ही माध्यम ठंडा हो जाएगा तो ये माध्यम ठोस हो जाता है या सॉलिडिफाई हो जाता है। किस वजह से, सिर्फ अगार अगार के कारण। तो इसका मतलब अगार अगार जो है वो क्या करता है, माध्यम को ठोस बनाने का कार्य करता है या मीडियम को सॉलिडिफाई करने का कार्य करता है। तो इसका मतलब अगार अगार है क्या, एक ठोसकारी कारक है या सॉलिडिफाइंग एजेंट है। इसके अलावा प्रोटीन की बात कर लेते हैं। तो प्रोटीन में भी इम्बिबिशन या अंतः शोषण की काफी क्षमता या कैपेबिलिटी जो है वो पाई जाती है। प्रोटीन अपने मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार का 15 गुना जल धारण कर सकती है। 15 टाइम जो वाटर है वो अपने मॉलिक्यूलर वेट का ये ग्रहण कर सकती है। तो इसमें भी इम्बिबिशन की कैपेसिटी होती है। उसके बाद दूसरा टाइप हम लोग करेंगे नारियल तंतु या कोकोनट फाइबर्स। तो नारियल के अंदर जो फल भित्ति है या फ्रूट बॉल है वो 3 टाइप की होती है। बाह्य फल भित्ति या जिसको हिंदी में इंग्लिश में एपिकार्प भी बोल देते हैं, मध्य फल भित्ति या जिसको मीजोकार्प भी बोल देते हैं, और अंत्य फल भित्ति या जिसको एंडोकार्प भी बोल देते हैं। तो इसमें नारियल का जो फल है या जो कोकोनट फ्रूट होता है उसके अंदर जो मध्य फल भित्ति होती है या मीजोकार्प होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे हार्ड हो जाती है, धीरे धीरे कठोर हो जाती है और फाइबर्स या तंतुओं का निर्माण करने लग जाती है। ठीक है, और जो बाह्य फलभित्ति है यानी कि जो एपिकार्प है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है या नष्ट हो जाती है। इस प्रकार ये जो फाइबर्स हैं या ये जो तंतु हैं वो मध्य फलभित्ति का रूपांतरण होते हैं, या हम कह सकते हैं कि मीजोकार्प का मॉडिफिकेशन होते हैं कोकोनट फाइबर्स। अब भ्रूणपोष, कोकोनट के अंदर इसका जो एंडोस्पर्म है या भ्रूणपोष है वो एडिबल पार्ट होता है या खाने योग्य भाग होता है नारियल के फल का। ठीक है, अब इसके भ्रूणपोष को या एंडोस्पर्म को शुरू में क्या कहा जाता है, कोकोनट मिल्क फैक्टर के नाम से जाना जाता है। अब ये जो कोकोनट मिल्क फैक्टर है इसको उत्तक संवर्धन के लिए या टिश्यू कल्चर के लिए हम लोग संवर्धन माध्यम के रूप में उपयोग किया जा सकता है या कल्चर मीडियम के रूप में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन या पादप वृद्धि हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन में एक कैपेबिलिटी होती है, एक क्षमता होती है जिससे पादप कोशिकाएं जो हैं उनकी विभाजन की जो क्षमता है ना, पादपों के अंदर जो कोशिका विभाजन की क्षमता है या सेल डिवीजन की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो कोशिका विभाजन की क्षमता को बढ़ाने का जो गुण है वो इस साइटोकाइनिन के अंदर होता है। तो इसीलिए हम लोग कोकोनट मिल्क फैक्टर को कल्चर मीडियम के रूप में या संवर्धन माध्यम के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।